यूं तो रक्षा सुरक्षा के लिए प्रायः सरकार की नियंत्रित सेना ही कार्य करती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में निजी एजेंसियों की सेनाओं का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। रूस की वाग्नर समूह ऐसी ही एक निजी प्रबंधन द्वारा संचालित सेना है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम रूस की वाग्नर समूह की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि रूस की सेना के साथ वाग्नर ग्रुप का टकराव हाल ही में क्यों हुआ है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्या भारत में कभी निजी सेना के तहत कार्य हुआ है या नहीं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, कैसे काम करती है वाग्नर समूह जैसी किराए की सेनाएं। अब इस टॉपिक में ही दो तीन बातें निहित हैं। एक, जैसा कि मैंने कहा कि वाग्नर समूह को लेकर के चर्चा करेंगे और ये रूस के तहत एक निजी सेना है रूस में, ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात कही गई है, वाग्नर समूह जैसी। अब यह शब्द अपने आप में बता रहा है कि इस तरह की और भी एजेंसियां हैं रूस के अलावा भी कई और देशों में। इसके अलावा किराए की सेना। अब आप सोचिए, क्या आप ये मन में कभी सोच सकते हैं कि किसी देश की सेना हो और वह किराए पे हो सकता है। आप किराए पे किसी के साथ गाड़ी ले सकते हैं, आप किराए पे घर लेते हैं, लेकिन क्या किराए पे सेना भी हो सकती है? यही बहुत दिलचस्प बात है। और एक उदाहरण तो आपके समक्ष है ही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वाग्नर समूह दरअसल किराए की ही सेना है। इसको भी समझेंगे कि इसके साथ क्या प्रावधान है और रूस में किस तरह से यह काम करता है, और भारत में क्या कभी ऐसी स्थिति आई है जैसा कि हमने पहले कहा। चर्चा में क्यों आया है यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में क्या हुआ है, रूस की किराए की सेना जो वाग्नर ग्रुप है उसका रूसी सेना के साथ टकराव हो गया है। अब देखिए, यहाँ मुद्दा दिलचस्प है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही इस वाग्नर ग्रुप को सह दिया, इसको प्रोत्साहन दिया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब यह वाग्नर ग्रुप रूस की सेना के ही खिलाफ आके खड़ा हो जाएगा। और ये तब होता है जब रूस यूक्रेन युद्ध के साथ अपने सबसे बुरे दौर में फंसा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे यूक्रेन के लिए यह युद्ध जो है उसके अस्तित्व का मामला बन गया है, लेकिन साथ ही साथ रूस के लिए भी यह युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध जो है, इसके लिए, इसके अर्थव्यवस्था के लिए, इसके सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए बेहद मुश्किल भरा हुआ है। और उस दरमियान में वाग्नर ग्रुप जब विद्रोह कर दे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गृह युद्ध जैसी समस्याएं यहां पर उत्पन्न होने की पूरी संभावना थी। हालांकि उस पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर यहां से चर्चा तो बन गया कि आखिर आगे कैसे मुद्दा चलेगा। और इस तरह की सेनाएं अगर बाकी देश भी इसका इस्तेमाल करे, इसको बढ़ावा दे, तो क्या आगे आने वाले समय में दो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर रह पाएंगे? मान लीजिए भारत का रूस के साथ मधुर संबंध है, रूसी सेना भारत के साथ संबंध अच्छा बनाती है, लेकिन वाग्नर समूह भारत के खिलाफ बोलता है या भारत के खिलाफ कदम उठाता है, फिर क्या भारत सरकार का रूस के साथ बेहतर संबंध होगा? यह प्रश्न उठता है। दुनिया भर में ऐसी समस्याएं जो हैं अब राजनीतिक रूप से भी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और नैतिक रूप से भी अब उभर के सामने आया है। जब वाग्नर ग्रुप ने इस तरह का कदम उठाया है तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह के निजी सेनाओं पे लग गया है। देखिए, बीबीसी सहित दुनिया भर के अखबारों ने इसे कवर किया है। बीबीसी ने हेडलाइन भी लगाया है, रूस के वाग्नर समूह जैसी किराए की सेनाएं दुनिया में कैसे करती है काम। पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया है, हम भी इस पर चर्चा करेंगे और बाकी चीजें भी हम आपको बताएंगे। अब किराए की सेना होती क्या है, किराए की सेना कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। जैसा कि मैंने कहा कि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, आप आईएएस बनने आए हैं, जाहिर सी बात है आपका यहाँ पुश्तैनी घर तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, किराए का मकान लेंगे, एक कमरा लेंगे, आप वहाँ रेंट पे करेंगे और रहेंगे और यहाँ पर संस्कृति आईएएस में कोचिंग करेंगे आप, ठीक है, मान लेते हैं। अब उसी तरह किराए की सेना हुई। अब किराया कोई आदमी क्यों लेता है, किराए किसी भी सुविधा के लिए क्यों लेता है? यहाँ पर सेना के लिए किराया पे किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं उस संसाधन की कमी रही होगी। आप किराए पे घर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास घर नहीं रहा होगा। तो ऐसे ही सेनाएं अगर किराए पे ली जा रही है किसी राष्ट्र के द्वारा, तो निश्चित तौर पे उस राष्ट्र के पास किसी भी क्राइसिस से मैनेज करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना नहीं उपलब्ध है। और रूस के साथ ऐसी स्थिति है, तो रूस ने
प्राइवेट सेना जो है उसका इस्तेमाल किया। बाकी देश भी इस तरह का करते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्राइवेट आर्मी या किराए के सेनाएं किसी प्राइवेट संस्था, जाहिर सी बात है यदि किराए की सेना है तो प्राइवेट संस्था के द्वारा उसका संचालन होगा। सभी प्रबंधन का काम जो है कोई एजेंसी करेगी, ठीक है। वह सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा प्रत्यक्ष तौर पे, और प्रत्यक्ष तौर पे तो हम जो भी काम करते हैं वह सरकार की निगरानी में है, ठीक है। हम देश के नागरिक हैं और निश्चित तौर पर देश का जो शासन प्रशासन चलता है एक कानूनी दस्तावेज जिसे किसी भी देश का संविधान कहते हैं, यदि लोकतांत्रिक देश की बात करें तो उसके द्वारा चलता है। तो निश्चित तौर पे अप्रत्यक्ष तौर पे तो हम सभी कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्था कहने का मतलब हुआ प्रत्यक्ष तौर पर सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होता है। इसके कामकाज पर, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उस पर सरकार का प्राइवेट संस्था पर नियंत्रण नहीं है। और ऐसे ही एक आर्मी प्राइवेट आर्मी बनी है, यह किसी व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, उसे मैनेज किया जाता है। दुनिया के बड़े देश जो हैं और कुछ गैर सरकारी संगठन भी जो हैं इस तरह का काम करते हैं। बहुत सारे बड़े देश, वहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह का काम करती है। रूस का वागनर ग्रुप और अमेरिका का भी एक है, आपने नाम सुना होगा, ब्लैक वाटर। कई जो है, आप हॉलीवुड फिल्म देखते होंगे तो कई सारे हॉलीवुड मूवी में ब्लैक वाटर का चर्चा आ चुका है, ठीक है। तो रूस का वागनर ग्रुप है और अमेरिका का ब्लैक वाटर, ये बहुत चर्चित नाम है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में ये दोनों विवाद में भी रहा है, इसीलिए चर्चा इस पर करना और भी लाजमी हो जाता है। देखिए, ये है वागनर समूह के कहीं न कहीं प्रबंधन है और इन्हीं को शाह पुतिन के द्वारा दिया गया, ठीक है। पुतिन के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं रिश्ता में दरार आ चुका है। वागनर ग्रुप है क्या, चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं। वागनर ग्रुप की शुरुआत में एक पूर्व रूसी आर्मी अफसर दिमित्री यूटकिन के शामिल होने की बात की जाती है। यूटकिन जो है चेचेनिया में रूसी युद्ध से निकले रिटायर्ड सैनिक माने जाते हैं। यूटकिन वागनर के पहले फील्ड कमांडर भी इन्हें माना जाता है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। वागनर ग्रुप की पहचान जो है पहली बार 2014 में यह उभर करके दुनिया के सामने आया था, जब यह पूर्वी यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन का कहने का मतलब है, यहाँ पर आप मैप देखिए रसिया है, रूस एक ऐसा देश है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो कि यूरोप में भी उसका एक बड़ा हिस्सा आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है, रसिया का बहुत सारा हिस्सा। यहाँ पर ये पूरा ये 16 कंट्री पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ आपने पढ़ा ही होगा। बाद में 90s के दशक में इसका विघटन हुआ और फिर बाकी कई सारे कंट्री 16 टुकड़ों में यह बट गया, ठीक है। यहाँ पर यूक्रेन देखिए, तो यूक्रेन का कह रहा है पूर्वी भाग। अब मैप पे समझिए, यूक्रेन का पूर्वी भाग कौन सा होगा, निश्चित तौर पे यह वाला हिस्सा होगा ईस्ट में, ठीक है, और ये रसिया के सीमा से लगता हुआ है। इसीलिए युद्ध जो हो रहा है तो यही एरिया जो है यूक्रेन का, यह बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। और क्रीमिया, तो क्रीमिया पे तो रूस का पूरा अधिकार हो ही चुका है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्रीमिया का युद्ध भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान लगा के आप इस चीज को भी समझ लीजिएगा। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा है। वे सारे लोग जो रूस के समर्थित हैं, यहाँ रहने वाले हैं यूक्रेन के, लेकिन रूस का समर्थन करते हैं, अलगाववादी हैं, वो चाहते हैं कि यह हिस्सा जो यूक्रेन का है वो रसिया में शामिल हो जाए। उनका सहयोग, उनका समर्थन कौन कर रहा है, वागनर समूह कर रहा है। यूक्रेन का एक शहर है बखमुत, इस पर रूस के कब्जे में वागनर ग्रुप की ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जो कि कहीं इस जगह पर स्थित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए, वागनर ग्रुप का रूसी सेना से टकराव क्यों हुआ, प्रश्न तो ये निश्चित तौर पर है, उभर के सामने आता है, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे कि भाई आपके राष्ट्रपति ने ही इसे सह दिया और आप ही अब इससे परेशान हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। देखिए, हाल के महीनों में प्रिगोजिन ने यूक्रेन में तैनात वागनर यूनिट को जानबूझकर कम हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि इस रसिया यूक्रेन युद्ध में जो इनके वागनर समूह के जो लड़ाके थे वह इस एरिया में तैनात हैं, यूक्रेन में इनके पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, रूस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि ये जो है जानबूझ करके इन्हें कम हथियार सप्लाई करते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कहीं न कहीं वो वागनर समूह को कमजोर करने की साजिश का
आशंका जता रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में जो भी वॉलंटियर लड़ाके हैं उनको जून के अंत तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा और यही एक बड़ा मुद्दा बना। रूस के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो भी लड़ाके यूक्रेन में लड़ने गए हैं वॉलंटियर के तौर पे, तो जाहिर सी बात है वागनर समूह भी उसमें आ जाएगा और भी बहुत सारे वॉलंटियर के तौर पर नागरिक भी शामिल हुए हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और रूस यूक्रेन युद्ध को लगातार पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा और 1-1.5 साल पहले का कोई न्यूज़पेपर या कटिंग आप गूगल कीजिए और उसको पढ़िए, थोड़ा न्यूज आप समझ जाएंगे इसको लेकर के। तो बहुत सारे लड़ाके जो है नागरिक हैं शामिल होकर के वॉलंटियर के तौर पर यूक्रेन में गए। अब यहां पर रूस के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देखिए आप जो वॉलंटियर के तौर पे यूक्रेन लड़ने गए हैं उन सबको जून के अंत तक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। हालांकि ये जो कहा गया वॉलंटियर के तौर पर, ये जो कहा गया वॉलंटियर लड़ाकों के लिए, इसमें रूस के रक्षा मंत्री ने कहीं भी वागनर समूह का नाम नहीं लिया है, लेकिन घोषणा तो नहीं किया प्रत्यक्ष तौर पे। लेकिन वागनर समूह का कहना है कि ना ऐसे कैसे, हम इतने नादान तो नहीं है, हम पूरी बात समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हमें कमजोर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वागनर समूह के जो लड़ाके हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, निजी सेना, उसे आप रूसी सरकार के अंतर्गत लाना चाह रहे हैं। रूस सरकार चाह रही है कि हमारे लड़ाकों पर उनका नियंत्रण हो और इन्होंने कहा कि इसीलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट का बॉयकॉट करेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद ही वागनर का रूसी सेना के साथ टकराव बढ़ता चला गया। जो पहले दो दोस्त थे अब दोस्त ना रहा और दोनों के बीच जो है 36 का आंकड़ा यहां पर बढ़ता चला गया। अब देखिए किराए की सेनाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने इतनी खिस्सा कहानी समझ लिया कि क्या क्या हुआ मामला। अब हम इससे आगे चलते हैं। भाई रूस के पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन फिर रूस आखिर किराए की सेना का प्रयोग क्यों करती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब संसाधन की कमियां होती है तो कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति की जाती है और जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए आप दिल्ली आए हैं 1 साल के लिए कोचिंग करने के लिए, तो आप क्यों यहाँ घर खरीदेंगे, 1 साल में कोचिंग करेंगे, किराए का मकान लेंगे, आप रहेंगे और फिर निकल देंगे जहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप कलेक्टर बनेंगे, बड़ा सा आवास मिलेगा, वहां रहेंगे, मौज करेंगे। तो यही बात यहां है। अब हमेशा उन लोगों की उतने बड़ी तादाद में सेना की जरूरत नहीं है। किसी आपदा विपदा की स्थिति में ही ना, जब इमरजेंसी का कंडीशन हो तब बड़ी संख्या में बड़ी सेना की जरूरत होती है। तो हमेशा उन सेना की तैनाती क्यों करना, उतने लोगों को सेना में क्यों रखना। क्योंकि अगर आप रखते हैं तो रक्षा बजट बढ़ जाएगा आपका, और जिस भी राष्ट्र का रक्षा बजट बढ़ जाता है वह राष्ट्र अपने जन कल्याण के मुद्दों पर बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान को देख ही सकते हैं। इस बार पाकिस्तान का रक्षा बजट देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है पिछले बार की तुलना में भी, और नागरिकों की स्थिति है कि आटा लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो उस देश की कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बाकी देशों के लिए भी कहा जाता है, कहीं न कहीं भारत का भी नाम उसमें आता है। ठीक है, तो ऐसे देश क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री वगैरह ऐसा करते हैं कि वो किराए के सेना लेते हैं, काम निकल जाता है, फिर कहते हैं आप भाई साहब घर जाइए, फिर जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। आप होम गार्ड का कॉन्सेप्ट जानते होंगे भारत में पुलिस के संदर्भ में, तो होम गार्ड का भी कॉन्सेप्ट ना कुछ इसी तरह का है। एनसीसी हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन वॉलंटियर के तौर पे कह सकते हैं। एनसीसी वगैरह से कई बार बहुत सारी मदद ली जाती है। अब यहां देखिए कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। किराए की सेनाओं को अलग अलग कारणों से इस्तेमाल किया जाता है। राज्य की रेगुलर आर्मी जो है उसकी मदद करना। मान लीजिए कोई आपदा आ गया, अभी रूस यूक्रेन युद्ध आ गया, तो यूक्रेन में जो रशियन सेना गया है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको पीछे से ताकत देने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ताकि सेना का जो है हौसला बुलंद रहे, उसके लिए कुछ वॉलंटियर चाहिए और उसके लिए इस तरह की जो है रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करे, इस तरह की सेनाओं की जरूरत होती है, वॉलंटियर सेनाओं की, वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए। अब इसका बड़ा व्यापक मतलब है। वाणिज्यिक हित में यहां पर कई तरह के मसले आते हैं। देखिए, एक तो आता है कि वाणिज्यिक भवन हो, है ना, रक्षा विभाग हो जाए या उद्योग भवन हो जाए कहीं, उस सभी भवनों की रक्षा करने के लिए आ सकता है। समुद्री लुटेरे का काफी आप चर्चा सुन ही रहे होंगे, और विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो है जल मार्ग के द्वारा होता है, समुद्र के द्वारा होता है। तो वहां पर कहीं न कहीं इन जैसे जो है सेनाएं इसका इस्तेमाल करते रहती है सरकारें। विशेष सैन्य अभियान जब चलाना हो किसी तरह का, और उस समय
आप जो रेगुलर आर्मी है आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आर्मी का पहचान छुपा रहे और काम भी हो जाए, तो निश्चित तौर पर इस तरह के लड़ाकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, और विशेष जब अभियान का एक मतलब और हुआ कि कोई बड़ा ऑपरेशन आपको करना है, उस समय बड़ी तादाद में सेना की जरूरत है, तो आपको बैकअप के लिए ऐसे लड़ाके, ऐसे वॉलंटियर तैयार हों कि उस विपदा की स्थिति में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई सरकारी सैनिक किसी की हत्या कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल होगा। यहां समझिए, लेकिन क्या ये किराए के जो सेना है, मान लीजिए वागनर समूह की सेना है, किसी की हत्या करता है तो क्या कोर्ट मार्शल होगा? जाहिर सी बात है नहीं। कोर्ट मार्शल कहने का मतलब है आर्मी में एक तरह का ये कानून है, इस तरह का एक नियम प्रावधान है कि अगर वहां पर किसी तरह की स्थिति होती है तो उस अधिकारी का सेना के द्वारा ही, आर्मी के द्वारा ही वहां पर उसका निर्णय किया जाता है। उसको कोर्ट मार्शल की स्थिति कहते हैं। आपके लिए होमवर्क भी रहा कि आप इससे क्या समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आप इसको जरा लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर निजी सेना है तो जाहिर सी बात है ये आर्मी के कंट्रोल में है ही नहीं, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो सरकार के द्वारा सेना के लिए जो निर्मित प्रावधान है, कानून है, उसके ऊपर यह लागू ही नहीं हो रहा है निजी कंपनी पे, तो उसका कोर्ट मार्शल तो नहीं होगा तो जो बाकी नागरिकों के लिए होता है वैसा ही होगा, और वह कोर्ट मार्शल इतना सख्त नहीं होता है। तो यह समस्या उभर करके सामने आएगी। अब किराए की सेनाओं का इतिहास क्या रहा है, जरा इसको हमें देखना चाहिए। अब इसे देखते हैं, सदियों से क्या हुआ है, व्यक्तिगत फायदे के लिए। अच्छा, कोई भी देखिए गांव देहात सब में होता है ना, पुराने जमाने में होता था, पुराने फिल्मों में भी आप देखते होंगे, किराए के कुछ जो हैं पहलवान रखते थे जमींदार लोग, और अगर कहीं से जमीन का कब्जा करना हो या कब्जा छुड़वाना हो तो इस तरह के किराए के लोगों का व्यक्तिगत फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, राजनीतिक हितों के लिए तो किया ही जाता रहा है। अच्छा, एक तरह से आप समझ सकते हैं, सेना से थोड़ा हट के देखें तो बाउंसर तो आप जानते ही हैं, जैसे सलमान खान है। अब सलमान खान का एक बॉडीगार्ड का आप नाम सुनते होंगे, वो सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड है, उसका नाम है शेरा। तो शेरा क्या है, किराए का ही तो एक तरह से बॉडीगार्ड है। आप उसे पेमेंट करते हैं, मेरे साथ रहो 24 घंटा, मेरे जान की खतरा है, मेरी सुरक्षा के लिए तुम रहो। तो राजनीतिक हित हो सकता है, व्यक्तिगत फायदे हो सकता है, वैचारिक कारण भी हो सकता है निश्चित तौर पर। और वैचारिक कारण तो भारत से अच्छा तो आप समझ ही नहीं सकते। जहां पर माओवाद जैसी समस्या है, जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट है, वहां पर इस तरह की बहुत तरह के वैचारिक जो है स्थितियां उत्पन्न होती है। इसके वजह से भी प्राचीन मिस्र में क्या था, फिरौन ने पड़ोसी क्षेत्रों से भाड़े के लिए सैनिकों को नियुक्त किया और एक अस्थायी सेना भी उसके बाद बना ली। देखिए, इजिप्ट यानी कि मिस्र, जिसकी राजधानी कहाँ है, काहिरा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन। यहां पर मिस्र में फिरौन ने पड़ोसी क्षेत्रों से भाड़े के सैनिकों को नियुक्त किया और उसके बाद उसे अस्थायी सेना में भी रख लिया ताकि उसकी सेना की स्थिति और मजबूत हो जाए। प्राचीन ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर राज्य अक्सर अपने सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए भाड़े के सैनिक का इस्तेमाल किया करते थे, जिन्हें होप्लाइट्स के नाम से जाना जाता था। अब एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है जिसे आपको जानना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि हम यह भी देखेंगे कि भारत के संदर्भ में क्या निजी सेना ने कभी काम किया है, नहीं। निश्चित तौर पे आप तो जानते ही हैं, भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश का एक हिस्सा रहा है, डच का पहले एक हिस्सा रहा, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भला कौन भूल सकता है इन दो नामों को, ठीक है। और इसका लंबे समय तक भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि पहले ये तो आए बिजनेस करने के लिए, उसके बाद इनका वित्तीय लाभ तो रहा ही, धीरे धीरे प्रशासनिक राज लाभ लेते रहे, फिर सत्ता में आ गए और सत्ता आते आते भारत की सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा को भी बदलने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। डच ने भी किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरी तरह से तहस नहस किया ही। तो इस स्थिति में एक बहुत अच्छा उदाहरण भारत की स्थिति में आप इसे समझ सकते हैं। ये निजी कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए निजी सेनाओं की स्थापना की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में किराए की सेनाओं का इतिहास और क्या कुछ कहता है, इसे डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, यदि प्राचीन भारत में जाएं, वहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थिति आप देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य अगर आप मैप पे देखें, भारत के मैप पे, तो 1446 से 1520 की स्थिति रहती है विजयनगर साम्राज्य की। और ये जो दक्षिण का हिस्सा है भारत का, ठीक है, जहां पे अभी का तमिलनाडु आ गया, पुट्टीचोरी आ गया, केरल आ गया, आपका कर्नाटक का कुछ भाग आ गया और आंध्रा वगैरह का, तेलंगाना का भी कुछ भाग है। तो इस हिस्से में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। इसी साम्राज्य की बात की जा रही है। तो विजयनगर साम्राज्य में फौज का एक हिस्सा था जिसमें कहां से, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान
और ईरान जैसे देशों से आने वाले लड़ाके शामिल होते थे। उज्बेकिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। देखिए, उज्बेकिस्तान का हिस्सा कुछ यहाँ पे पड़ जाएगा और अफगानिस्तान यहाँ पड़ता है, ठीक है। और ईरान है तो ईरान यहाँ पश्चिम एशिया में पड़ जाएगा और भारत यहाँ पर, ये रहा हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ से लड़ाके यहाँ सप्लाई होते थे, ठीक है। और ये साम्राज्य की रक्षा करने के लिए शामिल किए जाते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, यानी कि ये काम किए, इनको पैसा मिला, काम खत्म, ये फिर चलते बने। इसके लिए इन्हें एक शुल्क भी दी जाती थी। चोल साम्राज्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अभी पीएस मूवी भी आपने देखी होगी ना, तो उसमें चोल साम्राज्य के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे, अपडेट होंगे। थोड़ा सा पढ़िएगा भी, जब आप अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चोल साम्राज्य के विस्तार में भी मध्य एशिया के लोगों से जो बनी एक प्राइवेट आर्मी थी, उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब मध्य एशिया कहने का मतलब क्या है? मध्य एशिया कहने का मतलब ये जो 5 देश हैं, काजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये जो है ताजिकिस्तान, तो ये 5 देश जो हैं उसके लड़ाकों का एक बड़ा योगदान रहा था। और दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान भी किराए के सैनिकों का इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है, जिन्हें अनुबंध के आधार पर रखा जाता था। अब चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को देख लेते हैं। किराए की सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? किराए की सेनाएं किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रबंधित की जाती है, यानी कि उसका मैनेजमेंट जो है किसी प्राइवेट संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कीवर्ड मैं बताता चल रहा हूं, लेकिन मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं दिया हूं। कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ये काम करना है, इसीलिए बहुत आराम से इसे समझिए। और यहाँ इसको समझ लेने के बाद यहाँ देखिए पूछले शब्द क्या है? सही है। तो सही है पर ध्यान देना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको निकालना है। इनका प्रयोग सिर्फ जब भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, ये केवल, सिर्फ, ये इस तरह के शब्द आए ना, तो वहां विशेष जोर देना है, आपको ध्यान से देखना है उस स्टेटमेंट को। इनका प्रयोग सिर्फ वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए किया जाता है बल्कि, ठीक है। तो सिर्फ आप यहां देख लीजिएगा, भारत में कभी भी किराए की सेनाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और कभी भी, ठीक है। दोनों ही कीवर्ड हैं इस पे, किराए की सेना के अलावा यहां ध्यान देकर के इसे सॉल्व करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वैसे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो वहां हम आपके लिए इस प्रश्न को वहां लिख भी देते हैं, वहां आपको टाइप करके मिल जाएगा, ठीक है। तो उस प्रश्न को आप अच्छे से देख के और फिर उसका जवाब लिख दीजिए। कुछ लोग आप में से जवाब दे भी रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो लेक्चर को सही से देख रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर में तो 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यह इस बात का सबूत है कि आपकी जो पठन पाठन है, तैयारी है, वो बेहतर चल रही है, ठीक है। तो हम आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नों का सही जवाब दें, लेक्चर को ध्यान से सुने। किसी और भी मुद्दे पर आपको अगर लगता है कि बातें की जानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, आपका स्वागत है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।